Assalamu alaikum everyone. This is Eldad Ali Gotto in front of you, and today's our topic for discussion is osmoregulation in marine water. सबसे पहले मेरीन वाटर की अगर बात करें तो जो वाटर है उसको हमने क्लासिफाई किया है इनटू टू कैटेगरीज, फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। अब ये किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुई है? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। वाटर के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है उसके बेसिस पर वाटर की दो कैटेगरीज है, मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर। अब ये जो मेरीन वाटर होता है, ओशंस और सीज का जो वाटर है इसको क्या कहते हैं? मेरीन वाटर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट होती है, इट इज अबाउट 30 to 35%। जबकि जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम होती है, दैट इज ओनली 5%। तो ओशंस एंड सीज के अंदर मेरीन वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसके अलावा जो भी वाटर बॉडीज हैं, पूल्स, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स वगैरह, उन सब के वाटर को क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर कहते हैं। अब मेरीन वाटर के अंदर जो मेरीन फिशेस हैं, मेरीन फिशेस में से मोस्टली जो फिशेस हैं वो क्या होती हैं? ओस्मो रेगुलेटर्स होती हैं। ज्यादातर जो फिशेस हैं मेरीन फिशेस वो क्या होती हैं? ओस्मो रेगुलेटर्स होती हैं। एंड सम ऑफ द मेरीन फिशेस आर ओस्मो कन्फर्मर्स, और कुछ जो मेरीन फिशेस होती हैं वो क्या होती हैं? ओस्मो कन्फर्मर्स होती हैं। अच्छा, अब अगर स्पीशीज की कैटेगरीज डिफरेंट हैं, मेरीन फिशेस के अंदर ओस्मो रेगुलेटर्स भी हैं और ओस्मो कन्फर्मर्स भी, तो इनके अंदर जो एडाप्टेशंस होंगी वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेलियोस्टिस यानी बोनी फिशेस को। अब ये जो बोनी फिशेस होती हैं, अब इनके अंदर सबसे पहले अगर कंडीशन को देखें तो कंडीशन क्या है? दे हैव हाइपोटोनिक मीडियम इन द बॉडी। जो उनकी बॉडी की कंडीशन है या जो बॉडी फ्लूइड है फिशेस का, वो क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है। तो अंडरस्टूड है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो क्या होगा? इट इज एक्सटर्नल मीडियम इज हाइपरटोनिक। इंटरनल बॉडी कंडीशंस हाइपोटोनिक है और जो एक्सटर्नल मीडियम है वो क्या है? हाइपरटोनिक है। तो क्या होगा? अब हमेशा वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और हाइपरटोनिक में वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो अब इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जो बॉडी का वाटर है वो सारा रिमूव हो जाता है, तो बॉडी के अंदर वाटर की क्या होती है? शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, अब इस वाटर की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इन फिशेस के अंदर एक एडाप्टेशन ये है कि वो ड्रिंक करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। बहुत सारा जो साल्टी वाटर है, मेरीन वाटर है, वो क्या करती हैं? वो ड्रिंक करती हैं। अब इस वाटर को ड्रिंक करने से जो वाटर की शॉर्टेज थी, स्केर्सिटी थी वाटर की, वो तो फुलफिल हो गई, वो तो कंप्लीट हो गई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि इस साल्टी वाटर को ड्रिंक करने से बहुत सारे जो साल्ट्स हैं वो बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में रिटेन हो गए, जमा हो गए। अब इन साल्ट्स को क्या करना है? बॉडी से रिमूव करना है। अब इन साल्ट्स को रिमूव करने के लिए जो एडाप्टेशंस हैं, सबसे पहले क्या होगा? सोडियम, क्लोरीन और जो पोटेशियम आयंस हैं, ये जो साल्ट हैं, ये साल्ट्स क्या होते हैं? मोनोवेलेंट होते हैं। मोनोवेलेंट इस वजह से कह रहे हैं कि इनके अंदर ओनली सिंगल चार्ज होती है, इनके ऊपर सिंगल चार्ज है, इसी वजह से ये मोनोवेलेंट साल्ट्स होते हैं। और ये साल्ट्स इजीली गिल्स की मदद से रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ फिशेस। गिल्स की मदद से इजीली जो फिशेस हैं इन साल्ट्स को क्या कर देंगी? रिमूव कर देंगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की, तो इनके ऊपर डबल चार्जेस होती है। सो दीज आर कॉल्ड डाइवेलेंट साल्ट्स। ये साल्ट कौन से होते हैं? डाइवेलेंट होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर डबल चार्ज है। ठीक है, तो ये इजीली गिल्स की मदद से रिमूव नहीं हो सकते। इसी वजह से जो फिशेस हैं दे यूज देयर किडनीज फॉर द रिमूवल ऑफ दीस डाइवेलेंट साल्ट्स। वो किडनीज की मदद से इन डाइवेलेंट साल्ट्स को अपनी बॉडी से रिमूव कर देती है। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर कुछ स्पेशल रेक्टल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? दीस रेक्टल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन रेक्टम ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर जो रेक्टम होता है, इस रेक्टम के अंदर ये रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं और ये रेक्टल ग्लैंड्स भी क्या करते हैं? बॉडी से जो साल्ट्स हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो गिल्स
और उसके बाद किडनीज एंड देन इंटेस्टाइन या फिर कहें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये तीनों जो ऑर्गन्स हैं दीज आर इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ साल्ट। तो साल्ट को रिमूव करने के लिए तीनों जो मतलब ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब ये हो गई बोनी फिशेस, ठीक है। और बोनी फिशेस कौन सी कैटेगरी थी? ऑस्मोरेगुलेटर। उसके बाद इसके अंदर कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं और ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं ये क्या हैं? दीज आर ऑस्मो कन्फर्मर्स, ठीक है। ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं तो इनके अंदर एडाप्टेशंस अलग होंगी ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या करती हैं? ये इन ऑस्मो रेगुलेटर जो रेगुलेटर्स हैं इनकी तरह ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म नहीं करती, बल्कि ये क्या करेंगी? इनकी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं उसको एग्जैक्टली सेम या आइसोटोनिक रखना, ठीक है, या फिर स्लाइटली हाइपरटोनिक रखने की कोशिश करेंगी एज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगेन सुनिए, जो एक्सटर्नल मीडियम है, ठीक है, उसकी ऑस्मोटिक कंडीशंस और बॉडी की ऑस्मोटिक कंडीशंस को ये क्या करती हैं? एग्जैक्टली सेम रखने की कोशिश करती हैं या फिर कोशिश करती हैं कि जो ऑस्मोटिक कंडीशंस है बॉडी के अंदर वो क्या हो? स्लाइटली हाइपरटोनिक हो देन द एक्सटर्नल मीडियम, यानी कि वो आइसोटोनिक है एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन कैसे होगा? इसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करती हैं? दे रिटेन और एक्यूमुलेट यूरिया इन देयर बॉडी। यूरिया का बहुत सारा अमाउंट या कुछ अमाउंट यूरिया का वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करेंगी? एक्यूमुलेट करेंगी, रिटेन करेंगी अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब यूरिया जब रिटेन होगा तो इनके अंदर ये स्लाइटली हाइपरटोनिक कंडीशन तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन यूरिया की जो नेचर होती है, यूरिया इज काओट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। यूरिया जो है वो क्या होता है? टॉक्सिक होता है, ठीक है, इसका टॉक्सिक इफेक्ट है। तो ये क्या कर सकता है? इट कैन डैमेज बॉडी टिश्यूज। जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। अब इस यूरिया की काओट्रोपिक नेचर है को डिटॉक्सिफाई करने के लिए या इसके अगेंस्ट बॉडी के टिश्यूज को स्टेबलाइज करने के लिए एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है इन फिशेस की बॉडीज के अंदर, जिसको हम कहते हैं TMAO, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है। अब ये कंपाउंड क्या करेगा? ये कंपाउंड अपनी बॉडी जो फिशेस की बॉडी है, बॉडी के जो टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज को स्टेबलाइज करेगा अगेंस्ट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ यूरिया। यूरिया के टॉक्सिक इफेक्ट के अगेंस्ट ये स्टेबलाइज करता है बॉडी के टिश्यूज को, ठीक है। तो इस वजह से जो टिश्यूज हैं वो डैमेज नहीं होते। अब यूरिया और TMAO ये जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। जब ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो इसी वजह से हम इनको क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड ऑस्मोलाइट्स। तो हम इनको क्या कह सकते हैं? ऑस्मोलाइट्स कह सकते हैं, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? जो इंक्रीज करके उनको स्लाइटली हाइपरटोनिक बना देते हैं या फिर एग्जैक्टली सेम बना देते हैं एज द कंडीशंस इन द एक्सटर्नल मीडियम। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर को। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।